पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, इसमें पूरा यही बताया गया है कि उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उन्होंने लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है, स्पेस एंड टाइम के बारे में। और आइंस्टीन जो है वो मतलब जीनियस के सिनोनिम बन गए। मतलब अगर आप जीनियस बोल दें या किसी को आइंस्टीन बोल दें तो वो एक ही बात हो गई है। उनकी डेथ के 150 ईयर्स बाद भी आज तक उनकी जो जीनियस की जो पोजीशन है वो कोई और नहीं ले पाया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था, उनका बर्थ 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था। और बचपन में उनके वो इतने ग्रेट साइंटिस्ट होंगे इसकी कोई भी इंडिकेशन नहीं थी। और ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है उसका जो उल्टा होता है। ऐसा लगता था कि वो बहुत ही एक डम्ब चाइल्ड होंगे, बहुत ही बेवकूफ़ बच्चे वो रहेंगे। उनकी मदर को लगता था कि एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक ऐसा वर्ड होता है कि जिसको मतलब ना ही किसी के लिए आप अगर यूज़ करें कि वो फ्रीक है तो उसे अच्छे से बिहेव करना नहीं आता, डिसेंट रहना, अच्छे तरीके से रहना ना आता। उनकी मदर को ही ऐसा लगता था उनके बारे में। उनका जो हेड था वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उनका सर जो था। जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 साल के होने तक भी 2.5 ईयर्स की एज तक भी उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। काफ़ी लेट उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था। और जब वो बोलना स्टार्ट भी कर दिया था उसके बाद भी वो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, मतलब वो एक ही बात को 2-2 बार बोला करते थे। आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से खेला जाए या कैसे बिहेव किया जाए, इसलिए वो मतलब प्लेमेट्स उनके बच्चे उनके साथ नहीं खेलते थे और बच्चे आइंस्टीन को ब्रदर बोरिंग बोला करते थे। और जो आइंस्टीन थे इसलिए वो खुद के साथ ही उनको अपना अकेले ही टाइम स्पेंड करना पड़ता था। और उनको मतलब मैकेनिकल टॉयज़ बड़े पसंद थे, जैसे कि आजकल के ट्रैक्टर्स, एरोप्लेन्स वगैरह आते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो वो उनको मैकेनिकल टॉयज़ बड़े अच्छे थे। जब उनकी छोटी बहन पैदा हुई थी, न्यूबॉर्न सिस्टर थी उनकी, उनका नाम माजा था। उन्होंने कहा था कि फ़ाइन ये ठीक है मगर इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो मतलब अपनी न्यूबॉर्न जो उनकी सिस्टर थी उसको भी उन्होंने कहा था इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो एक स्टोरी है इसमें बताई गई है ऑटो न्यूबॉर्न की, जो ऑटो न्यूबॉर्न ने बताई इनके बारे में, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। वो एक द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स उनको बोला जाता है। वो बताते हैं कि आइंस्टीन के बचपन में ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे कि उन्हें लेजेंड मतलब कहा जाए, या फिर हो भी सकते हैं मतलब काफ़ी लेट टॉकर थे वो। पेरेंट्स उनके वरीड थे कि शायद वो कभी बात ना कर पाए। मगर एक दिन सपर मतलब खाना खाने के टेबल पे रात के टाइम उन्होंने, जो वो बचपन से बोल नहीं रहे थे, उन्होंने एक फाइनली बोला द सूप इज़ टू हॉट। सूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा, ग्रेटली रिलीव्ड पेरेंट्स हुए। तो उन्होंने फिर पेरेंट्स ने पूछा एल्बर्ट से कि तुम पहले क्यों नहीं बोले थे इससे पहले। तो एल्बर्ट ने रिप्लाई किया क्योंकि अभी तक सारी की सारी चीज़ें एकदम ऑर्डर में थी, इसलिए मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक थी भाई कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट शायद वो आगे जाके बनेंगे। तो आगे इसमें है कि उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर से कहा था कि आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस मिलेगी ही नहीं। आइंस्टीन ने वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था 6 ईयर की एज से ही, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो एक अच्छे म्यूजिशियन बने। और वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट थे, काफ़ी अच्छा वायलिन वो बजाते थे और पूरी लाइफ वो इस अपनी आर्ट को उन्होंने अपने साथ रखा। तो देखिए, एमेच्योर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है रादर देन अपने प्रोफेशन के लिए, तो आप उसको एमेच्योर बोल सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टीन खराब स्टूडेंट तो नहीं थे, उनके काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए थे हाई स्कूल में म्यूनिक में जब वो थे जर्मनी में। आइंस्टीन की फैमिली वहाँ पर म्यूनिक में मूव कर गई थी जब आइंस्टीन 15 मंथ्स ओल्ड थे। उनके गुड मार्क्स थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में, मगर आइंस्टीन को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ इट्स रेजिमेंटेशन। ऑर्डर रेजिमेंटेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का वो डिसिप्लिन, मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में होगी, वो उन्हें इसलिए पसंद नहीं था। और
एंड अफन ही क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन की काफ़ी लड़ाई वगैरह बहस भी हो जाया करती थी अपने टीचर्स के साथ। तो जब वो 15 ईयर्स के हुए उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, स्टिफल्ड फील करने लगे, सफोकेशन। स्टिफल का मतलब होता है सफोकेट हो जाना, मतलब जैसे घुटन महसूस करना। उन्हें स्कूल में बड़ी घुटन महसूस होती थी, तो उन्होंने सोचा कि मुझे स्कूल को छोड़ देना चाहिए। फिर आगे क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम में जो उनके पेरेंट्स हैं वो मिलान जो है वो मूव कर गए और एल्बर्ट को छोड़ दिया उनके रिलेटिव्स के साथ। काफ़ी प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने मतलब ये विश जाहिर की कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड का जो रीजन था जहाँ पर जर्मन बोली जाती थी, उस रीजन में वो अपनी जो है एजुकेशन को आगे परस्यू करेंगे। वो सिटी जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी, मतलब लोगों को समझ, लिबरल आप उसे कह सकते हैं जो लोगों की फीलिंग्स को ईजीली मतलब सही तरीके से समझ पाए। तो म्यूनिक में उन्होंने आगे की अपनी जो है पढ़ाई वो स्टार्ट की थी। आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स उन्हें काफ़ी पसंद थी और उनका फिज़िक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अपना स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में जो है वो पढ़ेंगे। बट साइंस एक सिर्फ ऐसी ही चीज़ नहीं थी जो उनको अपील करती थी। डैशिंग यंग मैन थे, अच्छे थे, गुड लुकिंग थे और अपने वेलरस मतलब बहुत ही अच्छी सी मस्टाश भी वो रखा करते थे। कि हमें तो उनकी बूढ़े वाली इमेज ज़्यादा दिखाई जाती है जो सेकंड पे है इस पेज पे, बट फर्स्ट वाली में वो काफ़ी अच्छे स्मार्ट यंग जब थे तब काफ़ी अच्छे दिखते थे। उनका काफ़ी इंटरेस्ट था मैथ्स में, और सिर्फ मैथ्स में ही नहीं और भी काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है यंगस्टर्स का। जैसे उनका स्पेशल इंटरेस्ट था अपनी फेलो स्टूडेंट जो थी उनके साथ पढ़ती थी मिलेवा मैरिक में। और आइंस्टीन को लगता था कि काफ़ी वो क्लेवर क्रिएचर हैं, काफ़ी होशियार हैं। वो एक यंग सर्ब थी, मतलब सर्बियन रीजन है, यूरोप में ही पड़ता है, वो वहाँ से बिलोंग करती थी और स्विट्ज़रलैंड में आई थी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में, क्योंकि यूरोप में बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो गर्ल्स को डिग्री प्रोवाइड करती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक उनमें से एक थी। आइंस्टीन को ऐसा लगता था जो उनका एक फिलिस्टीन्स था, फिलिस्टीन का मतलब होता है एक वर्ड जो खराब तरीके से यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जिनको आर्ट, साइंस, आर्ट, लिटरेचर या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको फिलिस्तीन्स बोला जाता है, डेरोगेटरी, ख़राब तरीके से। तो जो लोग ऐसे होते थे जिनको आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं होता था, आइंस्टीन को वो लोग पसंद नहीं थे और काफ़ी उनकी बनती भी नहीं थी ऐसे लोगों से। तो ये मतलब काफ़ी क्रिएटिव थी मिलेवा मैरिक, तो इन दोनों को मतलब दे फेल इन लव विद ईच अदर क्योंकि इनका मतलब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो इनके जो लेटर्स हैं वो आज ही सर्वाइव हैं, बचे हुए हैं। उनको पढ़ करके समझ में आता है कि इनके जो लेटर्स थे उसमें साइंस, टेंडरनेस, हैप्पीनेस, प्राउड, इन सब का जो है वो हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इसमें आइंस्टीन का एक लेटर है, उसमें इन्होंने लिखा था How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो अपने लव लेटर्स में भी वो साइंस की ही बातें लिखा करते थे कि कितनी हमें खुशी होगी जब हमारा जो काम है, जो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जब हम वर्क कर रहे हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें मतलब कितना अच्छा लगेगा, कितने खुश होंगे हम, कितने प्राउड फील करेंगे। विक्टोरियस कंक्लूजन, विक्ट्री का मतलब जीत होता है। तो जब हमारी थ्योरी अच्छे से पूरी प्रूफ हो जाएगी तो हमें कितना अच्छा लगेगा, ये उन्होंने जो है वो लिखा था अपने लेटर में। फिर 1900 में जो है इनकी एज थी एल्बर्ट की 21। वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे और अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी। फिर थोड़े टाइम में उन्होंने एज अ टीचर, असिस्टेंट टीचर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट लेसन्स भी वो देने लगे थे। फिर फाइनली उनको जो है जॉब मिल गई थी वो 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जो है वो नौकरी मिल गई थी। मतलब उनको क्या करना होता था कि जो लोग इन्वेंशंस वगैरह कर रहे हैं और अपनी रजिस्टर कर रहे हैं उसको उनको स्टडी करना होता था। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि उनका जो एक्चुअल आइडिया वो डेवलप कर रहे थे अपने सीक्रेट में। वो कहते हैं जोक में कि उनका जो ड्रॉअर था ना वहाँ पर अपने ऑफिस में वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स था, मतलब उसमें वो अपने इन्वेंशंस के आइडियाज़ वगैरह सब रखा करते थे।
फिर वन ऑफ द फेमस पेपर्स जो हैं आइंस्टीन के, वो 1905 में आए थे। देखिए, पेपर पब्लिश करने का मतलब होता है जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने ना अपनी कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी करी है तो वो उसको एक पेपर में लिखते हैं और उसको किसी भी मैगजीन में पब्लिश करते हैं, तो उसी को पेपर पब्लिश करना बोलते हैं। तो आइंस्टीन ने जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पेपर पब्लिश किया था 1905 में किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट मतलब नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है कि हर जगह टाइम जो है वो सेम स्पीड से नहीं चलता है, ये है इसका मतलब। तो कहते हैं इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अनदर। तो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो बिल्कुल सही क्लॉक्स अगर एक जर्नी से घूम करके आए और अगर दूसरी वाली जगह वो स्लो चल रही होगी, वो उस जगह टाइम स्लो चल रहा होगा, तो वो दोनों भी आपस में सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे जब दोबारा ला करके साथ में रखा जाएगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो है कि दोनों क्लॉक का टाइम अलग होगा अगर एक क्लॉक किसी दूसरी जगह से घूम करके आएगी। तो ये होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस हमेशा एक साथ एक तरीके से नहीं चलते हैं। फिर वो आगे बताते हैं फ्रॉम द इस बात से उन्होंने वर्ल्ड फेमस जो है फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc², उन्होंने फॉर्मूला ये दिया था। E से एनर्जी है और जो है C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और M है मास। देखिए, मास आप क्या है, आपकी बॉडी में मास है, एनर्जी है, और आपकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, मतलब आप उस जगह पर हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हवा ना हो, बिना हवा की जगह को वैक्यूम कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होगी जब किसी जगह पर हवा नहीं होगी, कहीं पर वैक्यूम है, तो लाइट की स्पीड कितनी होगी, वो हम लोग मान के चलते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग मान के चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को। तो एनर्जी और मास अगर हमारे पास है, एनर्जी है या फिर मास है, अगर मान लो हमारे पास मास है तो हम उस चीज़ की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए, बहुत ही नाइस, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टीन की, उसको समझाने के लिए आइंस्टीन कहते हैं कि जब आप एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ बैठे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो 2 घंटे भी 2 मिनट के जैसे लगते हैं। मगर अगर आपको एक हीटिंग स्टोव पे, एक गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए भी बैठा दिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ आप 2 घंटे से बैठे हैं। और यही क्या है, यही रिलेटिविटी है। ऐसा आइंस्टीन ने एग्जाम्पल दिया था, मैं खुद एग्जाम्पल नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, ये ब्लू बॉक्स में है, इन्होंने खुद ही ये एग्जाम्पल दिया है। आगे है चैप्टर में, आइंस्टीन जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फिज़िक्स वो सॉल्व कर रहे थे, मगर उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो अनरेवलिंग थी, मतलब स्टार्टिंग टू फेल। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे अपनी पर्सनल लाइफ में। वो शादी करना चाहते थे मिलर्वा से, जो उनकी मतलब कॉलेज फ्रेंड थी, उनसे आफ्टर फिनिशिंग अपनी पूरी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद। मगर उनकी मदर, आइंस्टीन की मदर, इस बात के अगेंस्ट थी। उनको लगता था मिलर्वा जो है वो उनसे 3 साल बड़ी थी आइंस्टीन से, और उन्हें लगता था काफ़ी ज़्यादा बड़ी है उनके बेटे के लिए, और जो मिलर्वा की इंटेलिजेंस है उससे भी काफ़ी ज़्यादा आइंस्टीन की मदर को प्रॉब्लम थी। तो वो कहती हैं कि शी इज़ अ बुक लाइक यू, मतलब मिलर्वा तुम्हारी तरह ही, मतलब बिल्कुल बुक सी है। और आइंस्टीन ने इस वजह से जो है वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया था, मतलब कैंसिल कर दी थी। मगर फिर जो मिलर्वा और आइंस्टीन की फाइनली जो है मैरिज 1903 में हो गई थी, और उनके 2 बेटे भी थे। मगर मैरिज के कुछ साल बाद ही उनकी मैरिज जो है वो फ्लटर करने लगी, काफ़ी कमज़ोर होने लगी। मीनवाइल मिलर्वा का जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, मतलब जो वो भी जैसे साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन ऐसे ही मिलर्वा भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, वो सब उनका ख़त्म होने लगा और वो एक अनहैप्पी, काफ़ी दुखी हाउसवाइफ बन गई। फिर आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, काफ़ी सालों की लड़ाई के बाद कपल ने डिवोर्स ले लिया 1919 में। फिर आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से जो है वो शादी कर ली थी। देखिए, ये जो आइंस्टीन थे, इसमें तो नहीं है, मगर ये जूश थे, तो वहाँ पे तो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है उस रिलेशन में। तो इन्होंने अपनी कज़न से जो है वो शादी की थी, एल्सा से। तो आइंस्टीन का नया पर्सनल जो है चैप्टर
वो कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। फिर नेक्स्ट जो उनकी लाइफ का पड़ाव था 1915 में उनकी जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो पूरी अच्छी तरीके से पब्लिश हुई, विच प्रोवाइडेड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक और नई इंटरप्रिटेशन दे दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। और फिर एक्लिप्स ऑफ सन, देखिए एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण, जो ग्रहण होता है ना उसी को हम एक्लिप्स बोलते हैं। एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 वॉज प्रूव दैट इट वॉज एक्यूरेट, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्यूरेट प्रूफ कर दिया था जो एक्लिप्स आया था, सोलर एक्लिप्स, उसने। आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट कर दिया था एडवांस में ही कि किस तरीके से सन की जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट होगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। देखिए ये फिजिक्स थोड़े हाई लेवल की फिजिक्स है, इंग्लिश में आप इतना समझ लीजिए कि उन्होंने उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो प्रूफ हो गई थी जब सोलर एक्लिप्स आया था। और आइंस्टीन ने बिल्कुल पहले से ही एडवांस में ही एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया था कि विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब जो तारों की रोशनी पड़ती है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ये उन्होंने पहले से ही कैलकुलेशन पूरी प्रूफ कर दी थी। और एक न्यूज़पेपर था, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इस बात को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्लेम किया था कि भाई ये तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। डिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है किसी का रास्ता चेंज कर देना। फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला 1921 में, और इससे क्या हुआ, उनके ऑनर्स और इनविटेशंस पूरे वर्ल्ड से उनको बुलाया जाने लगा, प्रेस में, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफें होने लगी। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया, नाजीज जो हैं वो जर्मनी में पावर में आ गए थे। तो 1993 में आइंस्टीन एमिग्रेट हो गए। एमिग्रेट होने का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जाकर के रहने लगना, बस जाना। तो पहले जर्मन थे आइंस्टीन, तो मगर फिर ये यूएस में जाकर के रहने लगे थे। 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन जो है वो बर्लिन में डिस्कवर कर लिया गया। देखिए फिन का मतलब होता है टूट जाना, फ्यूजन का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ जाना, फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूट जाना। तो न्यूक्लियर फिजन जो है बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पर डिस्कवरी हो गई थी न्यूक्लियर फिजन की, मतलब एटम को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, उस बात की डिस्कवरी हो गई थी। ये बात अमेरिकन फिजिस्ट में अप्रोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गए थे, अपसेट हो गए थे इस बात से अमेरिकन फिजिस्ट जो थे। फिर मैनी ऑफ देम, काफ़ी जो जर्मनी में काफ़ी सारे जो फिजिस्ट रहते थे वो काफ़ी वहाँ से भाग करके आ गए थे, जैसे कि आइंस्टीन वहाँ से आए थे, क्योंकि नाजीज की वजह से उन्हें फियर था, और ये भी फियर था कि नाजीज जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे और पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे, ये भी उन लोगों को डर था। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स, मतलब आइंस्टीन के जो बाकी सारे लोग काम करते थे साथ में, जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके कलीग्स होते हैं। तो आइंस्टीन के जो कलीग्स थे उन्होंने आइंस्टीन को इंसिस्ट किया था कि वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको लेटर लिखें, उनको इस बारे में पूरा बताएं कि क्या होता है और न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को। उसमें उन्होंने वार्न किया कि एक सिंगल बॉम्ब इस टाइप का अगर एक्सप्लोड कर दिया जाए पोर्ट पर तो वो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पूरे पोर्ट को नहीं, उसके आसपास की जो टेरिटरी है उसको भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। उनके वर्ड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, और अमेरिका ने भी जो है वो एटॉमिक बॉम्ब को सीक्रेटली डेवलप कर लिया और जापान पे फेंक भी दिया उन लोगों ने, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki अगस्त 1945 में। तो जर्मन्स ने तो नहीं किया यूज़, अमेरिकन्स ने कर लिया एटॉमिक बॉम्ब यूज़। आइंस्टीन को इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब दुख पहुंचा, मतलब शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था जापान में, इतने लोगों की मौत हुई थी, बर्बाद हो गया था वो रीजन हिरोशिमा नागासाकी का, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही दुखी हुए इस बात से। इस बार उन्होंने जो है पब्लिक मिसिव लिखा टू यूनाइटेड नेशंस। मिसिव का मतलब होता है ऐसा लेटर जो काफ़ी बड़ा होता है और ऑफिशियल होता है, सरकार को लिखा जाता है, मगर उसमें उन्होंने प्रपोज किया था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक उन्होंने जो लेटर लिखा था रोजवेल्ट को जिसका काफ़ी इम्पेक्ट हुआ था, ये वाला लेटर जो यूनाइटेड नेशंस को लिखा था कि वर्ल्ड की एक अलग गवर्नमेंट बनाई जाए, पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट हो, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट डेकेड में आइंस्टीन जो है वो और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, और
जो ये आर्म्स होती हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, लड़ाई वगैरह, इस सब को वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट होने लगे थे, पब्लिकली बोलने लगे थे। और वो पीस, शांति और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बातें करते थे अपनी स्पीचेस में। आइंस्टीन की डेथ 1955 में एट द एज ऑफ 76 हुई और वो सेलिब्रेटेड विजनरी, वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस के तौर पर उन्हें आज भी जाना जाता है। देखिए, विजनरी मतलब जो दूर की सोचते हैं, वर्ल्ड सिटीजन, पूरी दुनिया के जैसे वो नागरिक हो, इस तरीके से उन्हें देखा जाता है। और जीनियस साइंटिस्ट, जीनियस तो वो थे ही। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, मैं इसके जो सोल्यूशंस है ना चैप्टर के, वो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी और इस चैप्टर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के, उसमें डाल दूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू।